नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 15वां चैप्टर चल रहा है, तो उस चैप्टर में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले देखो अपने नया सिलेबस है वो आ चुका है, तो उसकी क्लासें हैं वो मैंने पहले डाल दी है। कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया है कि कितना सिलेबस अपने कटा है और कितना रहा है। तो उसके बारे में यदि आपको ये देखना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिलेबस क्लास 12th बायोलॉजी इस नाम से। तो वहाँ पे आप लोग जाके कंप्लीट वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। उसके 5 वीडियो बनाए हुए हैं, वो पाँचों वीडियो देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि कौन सी यूनिट है वो कितने नंबर की है और कौन सी यूनिट में क्या क्या बचा है, क्या क्या हटाया गया है। तो ये आप लोग जो पीछे की वीडियो उसमें देख सकते हो। अब अपने जो सिलेबस बचा है केवल वही सिलेबस एक बार हम पढ़ेंगे। तो अपने अभी 15वां चैप्टर चल रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। उस चैप्टर की 7 क्लास है वो हो चुकी है पहले। आगे की क्लास के अंदर कुछ विधियाँ, जीन क्लोनिंग की कुछ विधियाँ हैं, तो उन विधियों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपने सिलेबस में भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ विधियां हैं। उन विधियों में से एक प्रश्न है वो लगभग चांस रहता है एग्ज़ाम के अंदर पूछने का, इसलिए इनको अपने को अच्छी तरह से समझना है और साथ में इनके नोट्स भी बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियाँ। क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियाँ। क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियाँ, इसके अंदर देखो क्लोनित जीनों के विश्लेषण की 5 विधियाँ दी हुई है और ये पांचों विधियाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम के अंदर इन 5 में से लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है। और इस बार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे पहला वाला चैप्टर है 14वां, वो हटा दिया गया है। अब 15वां चैप्टर और 16वां चैप्टर, इससे यूनिट में केवल ये 2 चैप्टर बचे हैं। तो इन दोनों चैप्टरों में जैसे 15वां चैप्टर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये विधियाँ। इसके अंदर जो सेकंड विधि हम पढ़ेंगे वो लगभग मैं ये कहूँ कि 100% आने का चांस है, तो वो भी अपने को अच्छी तरह से समझना है। तो ये 5 विधियाँ ये कंप्लीट अपने को समझनी है। देखो क्लोनित जीन के विश्लेषण की विधियाँ, इसके अंदर देखो सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे, इसका नाम है सबसे पहली विधि का जैल विद्युत कण संचलन। जैल विद्युत कण संचलन, या इसका दूसरा नाम है जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जैल विद्युत कण संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये विधि क्या होती है, किसे कहते हैं। सबसे पहले तो देखो जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका ये नाम याद रखना। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैल विद्युत कण संचलन विधि को ही हम क्या बोलते हैं, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यह किस प्रकार की विधि है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो उसके अंदर अपने को क्या लिख के आना है, विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक, देखो 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि जैल विद्युत कण संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार की विधि है, तो उसका जवाब अपने को क्या लिखना है, विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। जैल विद्युत कण संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार की विधि है, तो अपने को क्या लिखना है, विश्लेषणात्मक विधि है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो डीएनए हमने पढ़ा, किसे कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए है, इसके खंडों को, या हम ये कहें कि डीएनए के खंड है, उनको शुद्ध करने के लिए या अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत सेक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत सेक्टर। कहने का मतलब है
जब डीएनए खंडों को शुद्ध किया जाता है या अलग किया जाता है तो उसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मतलब जब डीएनए खंडों को अलग किया जाता है तो उसे किसके अंदर रखना पड़ता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना पड़ता है। और अब विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे कैथोड और एनोड होता है, धनायन और ऋणायन। तो जो डीएनए के खंड है वो धनायन और ऋणायन में किस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपने को क्या लिखना है कि जेल विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विश्लेषणात्मक विधि है। डीएनए खंडों को अलग करने के लिए या शुद्ध करने के लिए विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि इसके लिए दो प्रकार के जेल की आवश्यकता होती है। दो जेल का उपयोग किया जाता है। मतलब इस डीएनए खंड है उनको अलग करने के लिए कितने प्रकार के जेल का उपयोग किया जाता है? दो प्रकार के। ये भी प्रश्न 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो दो प्रकार के जेल कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होता है अगेरोज जेल, अगेरोज जेल। और सेकंड होता है, इसका दूसरा होता है, वो होता है पॉली एक्राइमाइलाइड, पॉली एक्राइमेलाइड, एक्राइमेलाइड जेल, ठीक है। पॉली एक्राइमेलाइड जेल कहने का मतलब डीएनए खंडों को अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और कितने प्रकार के जेल का उपयोग किया जाता है? दो प्रकार के जेल का उपयोग। कौन कौन से होते हैं? अगेरोज जेल और पॉली एक्राइमेलाइड जेल। इसके अंदर देखो दो प्रश्न बन जाते हैं। कौन कौन से बने? सबसे पहला प्रश्न तो जेल विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार की विधि है? तो विश्लेषणात्मक विधि है। डीएनए खंडों को अलग करने के लिए किस में रखते हैं हम? विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं। और कौन कौन से जेलों का उपयोग हम कर सकते हैं? तो कौन कौन से का जेलों का उपयोग करते हैं? एक तो होता है अगेरोज जेल और दूसरा होता है पॉली एक्राइमाइलाइड जेल। इन दोनों को क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है जेल के रूप में। अब क्या होता है, ये जैसे दो जेल हैं, इन जेलों के मध्य क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। मतलब ये जेल या ये जेल है तो इनके मध्य क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र किस प्रकार कार्य करते हैं? एक चालनी के समान कार्य करते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये कोई चालनी है, जैसे हम किसी भी को छानते हैं या छानते हैं तो ये चालनी है। तो ये क्या है? छिद्र है। तो ये जेल हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और ये किसके समान कार्य करते हैं? चालनी के समान कार्य करते हैं। अब ये चालनी के समान कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इन डीएनए खंडों में, क्या किया जाता है? जब इन डीएनए खंडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये डीएनए खंड क्या हो जाते हैं? अभिरंजित हो जाते हैं। अभिरंजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभिरंजित। मतलब जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये किस प्रकार के हो जाते हैं? अभिरंजित हो जाते हैं। और अभिरंजित होते हैं उनमें जब यूवी नाम सुना होगा, पराबैंगनिक किरणें जब इन पर डाली जाती है तो इनका रंग किसका? नारंगी रंग है, दिखाई देता है। किस प्रकार का रंग दिखाई देता है इनका? नारंगी रंग है, वो दिखाई देता है। मतलब चमकीला नारंगी रंग है, वो दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा जेल विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। अच्छी तरह से समझना, दोबारा समझना एक बार। जेल विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विश्लेषणात्मक विधि है। इनके अंदर इस विधि में डीएनए खंडों को अलग करने या शुद्ध करने के लिए विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इसके लिए दो प्रकार की जेल काम में ली जाती है, अगेरोज जेल तथा पॉली एक्राइमाइलाइड जेल। यह जेल इनके मध्य छिद्र पाए जाते हैं। मतलब चालनी होती है उसके समान क्या पाए जाते हैं? इनमें छिद्र पाए जाते हैं। और जब इनके ऊपर क्या किया जाता है? मतलब ये छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं? अभिरंजित। कौन? डीएनए खंड क्या हो जाते हैं? अभिरंजित। और जब इनके अंदर पराबैंगनिक किरणें डाली जाती है, डीएनए खंड है, ये जेल है, इसके ऊपर जब पराबैंगनिक किरणें डाली जाती है
तो इनका रंग कैसा होता है? चमकीला नारंगी। मतलब इसमें जहाँ पे डीएनए खंड उपस्थित हैं, जिन जिन स्थानों पर डीएनए खंड पाए जाते हैं, उन इन स्थानों पे रंग कैसा दिखाई देता है? चमकीला नारंगी। तो ये तो हो गई पहली विधि, जेल विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जेल विद्युत कण या इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना, एक बार और बता देता हूं मैं कि ये एक विश्लेषणात्मक विधि है। इसके अंदर डीएनए खंड होते हैं, ठीक है, उनको शुद्ध करने या अलग करने के लिए विद्युत सेक्टर में रखते हैं। इसके लिए दो प्रकार के जेल का उपयोग होता है, अंगेरोज जेल और पॉलीएक्रामाइड जेल का उपयोग किया जाता है। ये जेल क्या होते हैं? इनके मध्य छिद्र पाए जाते हैं, मतलब चालनी के समान, जिससे ये क्या होती है? अभिरंजित हो जाते हैं। कौन? डीएनए खंड अभिरंजित हो जाते हैं। और जब इनमें पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो इनका रंग कैसा होता है? चमकीला नारंगी रंग है वो दिखाई देता है। तो ये तो हो गया अपने पहली विधि, कौन सी? जेल विद्युत कण संचलन विधि। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि का। इसकी जो दूसरी विधि है वो पढ़ेंगे। दूसरी विधि है ब्लॉटिंग तकनीक। दूसरी विधि कौन सी है इसकी? ब्लॉटिंग तकनीक, ठीक है। यह है इसकी दूसरी विधि। किसकी? क्लोनिंग जीन के विश्लेषण की जो हम विधियां पढ़ रहे हैं, तो उसकी दूसरी विधि कौन सी है? ब्लॉटिंग तकनीक। इस विधि में क्या किया जाता है? जैसे मान लो कि पहली विधि खत्म होती है। पहली विधि खत्म कैसे होती है कि डीएनए खंड है उसको अंगेरेज जेल से प्राप्त करने के बाद में, मतलब जब प्राप्त कर लिया जाता है, तो प्राप्त करने के बाद में क्या किया जाता है? उसे नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित किया जाता है। नाम याद रखना, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर, ठीक है, ये नाम याद रखना, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। तो स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग तकनीक। सीधी सी परिभाषा, सरल सी परिभाषा याद रखना, डीएनए खंडों को या डीएनए टुकड़ों को अंगेरेज, अभी पहले ही हमने जेल पढ़ी थी, कौन सी? अंगेरोज जेल। डीएनए टुकड़ों को या डीएनए खंडों को अंगेरेज जेल या इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीधा आप नाम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पर प्राप्त करने के पश्चात नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करना ब्लॉटिंग तकनीक कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, याद रखना है अपने को। परिभाषा क्या है कि डीएनए टुकड़ों को या डीएनए खंडों को अंगेरेज जेल पर प्राप्त या इलेक्ट्रोफोरेसिस पर प्राप्त करने के पश्चात नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करना ब्लॉटिंग तकनीक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग तकनीक कहलाता है। देखो परिभाषा अच्छी तरह से समझना। इससे पहले वाली हमने विधि पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए टुकड़े हैं, उन डीएनए टुकड़ों को कहां पे प्राप्त कर लिया जाता है? अंगेरोज जेल पर, ठीक है। कहां पे प्राप्त कर लिया जाता है? अंगेरोज जेल पे। प्राप्त करने के पश्चात इन्हें कहां पे स्थानांतरित करना? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग तकनीक कहलाता है। समझ में आ गया होगा। ब्लॉटिंग तकनीक किसे कहते हैं कि डीएनए टुकड़ों या खंडों को अंगेरेज जेल या इलेक्ट्रोफोरेसिस पर प्राप्त करने के पश्चात नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करना ब्लॉटिंग तकनीक कहलाता है। अब देखो ब्लॉटिंग तकनीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। मतलब जैसे हम ये कहें कि सबसे पहले इस तकनीक का उपयोग किसने किया, तो सबसे पहले इस तकनीक का उपयोग किया गया था E.M. सदर्न। किसने किया था? ये नाम याद रखना, E.M. सदर्न ने। सबसे पहले इस तकनीक का उपयोग किसने किया? E.M. सदर्न ने, ठीक है। इसी कारण से इस तकनीक को क्या कहा जाता है? सदर्न
ब्लाटिंग तकनीक, मतलब इसका दूसरा नाम होता है। देखो ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया? E.M. सदर्न ने। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, मतलब दूसरा नाम सदर्न ब्लाटिंग तकनीक, मतलब इसका दूसरा नाम क्या होता है? सदर्न ब्लाटिंग तकनीक। अब क्या हुआ कि ये सबसे पहले प्रयोग हो गया, उसके पश्चात दो वैज्ञानिक आए थे। कौन कौन से आए थे? आल्विन व इसका जो साथी थे, ठीक है, आल्विन व उसके साथियों ने क्या किया? वापस प्रयोग किया। ठीक है, किस पे प्रयोग किया? इसने तो प्रयोग किया नाइट्रोसेलुलोज पे, ठीक है, और जो दूसरे वैज्ञानिक आल्विन आए उन्होंने क्या किया? अमीनो बेंजाइल, किस पर प्रयोग किया? अमीनो बेंजाइल, ठीक है, ये नाम याद रखना। किस पे प्रयोग किया? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमेथाइल, ऑक्सीमेथाइल पत्र पर प्रयोग किया। ठीक है, E.M. सदर्न ने किस पे प्रयोग किया था? नाइट्रोसेलुलोज पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लाटिंग तकनीक। क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लाटिंग तकनीक। दूसरा, ओल्विन व उनके साथियों ने अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमेथाइल पर प्रयोग किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? नदर्न ब्लाटिंग तकनीक। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। सदर्न ब्लाटिंग तकनीक किसको बोलते हैं और नॉर्दर्न ब्लाटिंग तकनीक किसको बोलते हैं? जब डीएनए टुकड़ों को अंग्रेज जेल पर प्राप्त करने के पश्चात नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? सदर्न ब्लाटिंग तकनीक कहलाता है। दूसरा, जब डीएनए टुकड़ों को अंग्रेज जेल पर प्राप्त करने के पश्चात अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमेथाइल पत्र पर प्राप्त करना क्या कहलाता है? नॉर्दर्न ब्लाटिंग तकनीक कहलाता है। तो ये होती है दो प्रकार की तकनीक। कहने का मतलब सदर्न ब्लाटिंग तकनीक है, वही क्या है? ब्लाटिंग तकनीक है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले E.M. सदर्न ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने को कैसे वर्णन लिखना है, इसका अच्छी तरह से समझना है। अपनी दूसरी विधि है ब्लाटिंग तकनीक। ब्लाटिंग तकनीक है क्या? सबसे पहले तो इसकी क्या लिखनी है? परिभाषा। कैसे लिखनी है? कि डीएनए टुकड़ों को या डीएनए खंडों को अंग्रेज जेल या इलेक्ट्रोफोरेसिस पर प्राप्त करने के पश्चात नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करना ब्लाटिंग तकनीक कहलाता है। उसके पश्चात अपने को लिखना है कि ब्लाटिंग तकनीक है उसका सबसे पहले प्रयोग E.M. सदर्न ने किया। सबसे पहले प्रयोग E.M. सदर्न ने किया, इसी कारण से इसे सदर्न ब्लाटिंग तकनीक कहते हैं। तथा उसके पश्चात ओल्विन व उनके साथियों ने वापस प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया कि डीएनए खंडों या टुकड़ों को अंग्रेज जेल पर प्राप्त करने के बाद में उसे अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र पर स्थानांतरित किया। किस पर किया? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र है उस पर स्थानांतरित किया, जिसे क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न ब्लाटिंग तकनीक कहा जाता है। यह क्या है? इसकी दूसरी विधि। हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब ये है दो प्रकार की मानी जा सकती है। ब्लाटिंग तकनीक है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? पहली तो कौन सी हो जाती है? सदर्न हो जाती है, और दूसरी कौन सी हो जाती है? नॉर्दर्न हो जाती है। अगर एग्जाम में केवल ये भी परिभाषा पूछी जा सकती है कि सदर्न ब्लाटिंग तकनीक क्या होती है, ठीक है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न ब्लाटिंग तकनीक क्या होती है। तो यदि मान लो सदर्न ब्लाटिंग तकनीक की आपको परिभाषा पूछ लेते हैं तो अपने को परिभाषा कैसे लिखनी आनी है? कंप्लीट। केवल एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सदर्न ब्लाटिंग तकनीक किसको बोलते हैं। तो अपने को यह लिख के आना है कि डीएनए खंडों को अंग्रेज जेल पर प्राप्त करने के पश्चात उसे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करना सदर्न ब्लाटिंग तकनीक कहलाता है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि नॉर्दर्न ब्लाटिंग तकनीक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है कि डीएनए खंडों को या डीएनए टुकड़ों को अंग्रेज जेल पर प्राप्त करने के पश्चात उसे अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र पर स्थानांतरित करवाया जाता है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, नैदर्न ब्लॉटिंग तकनीकी कहते हैं। तो देखो इसके अंदर अलग अलग भी परिभाषा दोनों की पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये था 2 विधियां, आज की विधियां होगी। इसके अंदर 5 विधियां, अब एक क्लास और होगी, उसके अंदर कंप्लीट हम ये चैप्टर है वो करवा देंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यदि मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर है तो वो कौन सा है, पीसीआर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वो है पीसीआर। वो अगले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, किस प्रकार से लिया जाता है, तो ये पढ़ेंगे हम आगे की क्लास। उसके अंदर आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, और अब हमेशा बायोलॉजी की एक क्लास लगेगी। अपने देखो कुछ चैप्टर हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, नया सिलेबस आया, उसके हिसाब से ही अब आपको कंप्लीट चैप्टर है वो करवाए जाएंगे। धन्यवाद।